जय हिंद साथियों। रेलवे ग्रुप डी न्यू एग्जाम 2026 के लिए पहला प्रश्न है आप सभी के सामने। निम्नलिखित प्रश्न में सादृश्यता को पूर्ण कीजिए। यानी कि यह पहला प्रश्न आप सभी के सामने नंबर एनालॉजी से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि जिस प्रकार से 7 का संबंध है 50 के साथ में, उसी प्रकार से इन चारों विकल्पों में से इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या रखें कि उस संख्या का संबंध 122 के साथ में हो जाए। यानी कि हमें क्या करना है, इस प्रश्न के अंदर इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पर पता करेंगे कि 7 से यहाँ पर 50 कैसे बना है। तो मेरे पास यहाँ पर 7 से 50 बनाने के लिए क्या किया गया है, सबसे पहले इस 7 का किया गया है स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए 7 का स्क्वायर करेंगे तो 7 का स्क्वायर होता है 49 है। और ध्यान से देखिए 49 के अंदर +1 कर देंगे तो 49 और 1 मिलकर बन जाएगा 50 है। और ध्यान से देखिए 50 यहाँ पर आप सभी के सामने दिया भी गया है। अब इसी प्रकार से इन चारों विकल्पों में से किस विकल्प की संख्या को इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर रखें कि उस संख्या का संबंध 122 के साथ में हो जाए। तो यहाँ पर देखिए प्रश्न चिन्ह के स्थान पर हम क्या करेंगे, संख्या 11 को रखेंगे, क्योंकि यहाँ पर 11 का स्क्वायर करेंगे तो 11 का स्क्वायर होता है 121 है। और 121 के अंदर हम +1 कर देंगे तो 121 और 1 मिलकर बन जाएगा 122 है। और ध्यान से देखिए 122 यहाँ पर आप सभी के सामने दिया भी गया है। यानी कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर संख्या भरी जाएगी 11। अब हमें देखना है कि संख्या 11 किसी ऑप्शन में दी गई है। तो हाँ सर, संख्या 11 हमें दी गई है ऑप्शन सी के अंदर है। तो पहले प्रश्न के अंदर ऑप्शन सी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो आप फटाफट से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है आप सभी के सामने। निम्नलिखित प्रश्न में सादृश्यता को पूर्ण कीजिए। यानी कि दूसरा प्रश्न भी आप सभी के सामने एनालॉजी से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि जिस प्रकार से चूहे का संबंध बिल्ली के साथ में है, उसी प्रकार से मक्खी का संबंध किस शब्द के साथ में होगा। तो मेरे भाई इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते ही मात्र 2 से 3 सेकंड में कैसे सोल्व करेंगे, तो वो देखिए जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाए तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको यहाँ पर पता करना है कि चूहे का संबंध बिल्ली के साथ में कैसे है। यानी कि जिस प्रकार से चूहे का संबंध बिल्ली के साथ में, उसी प्रकार से हम यहाँ पर बताएंगे कि मक्खी का संबंध किसके साथ में होगा। तो मेरे भाई ध्यान से देखिए, चूहे को कौन खाता है, बिल्ली खाता है। यानी कि जहाँ पर चूहे का बिल्ली के साथ में क्या संबंध है, तो चूहे को खाती है बिल्ली। ठीक है, अब इसी प्रकार से आपको यहाँ पर बताना है कि मक्खी को कौन खाता है। तो मेरे भाई जिस प्रकार से चूहे को बिल्ली खाती है, उसी प्रकार से मक्खी को खाती है मकड़ी। यानी कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर शब्द भरा जाएगा मकड़ी। अब हमें देखना है कि मकड़ी शब्द किसी ऑप्शन में दिया गया है। तो आंसर मकड़ी शब्द हमें दिया गया है ऑप्शन बी के अंदर है। तो दूसरे प्रश्न के अंदर ऑप्शन बी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम के अंदर दिया जाएगा तो आप फटाफट से सोल्व कर लेंगे। और इसी के साथ में देखिए आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना है। यदि आप पहली बार के अंदर रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2026 को क्रैक करना चाहते हैं, तो हमने आपके रेलवे ग्रुप डी न्यू एग्जाम 2026 के लिए ऑल सब्जेक्ट के ऊपर लगभग 25,000 प्लस रामबाण क्वेश्चनों का मास्टर PDF सेट तैयार किया है। और आपके एग्जाम के मात्र 40 से 50 दिन शेष बचे हुए हैं। तो यदि आप बचे हुए समय के अंदर अपनी कंप्लीट तैयारी को मजबूत बनाना चाहते हैं, तो आप इस मास्टर PDF सेट को ले सकते हैं। मेरे भाई यदि आप ये मास्टर PDF सेट लेना चाहते हैं तो आप हमारे इस व्हाट्सअप नंबर पर कांटेक्ट करके ले सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर है 7374826893। ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है। इस व्हाट्सअप नंबर पर आप कांटेक्ट करके इस कंप्लीट मास्टर PDF सेट को ले सकते हैं। और कंप्लीट इस मास्टर PDF सेट की प्राइस हमने रखी है मात्र और मात्र 99 रुपये। यानी कि ये कंप्लीट मास्टर PDF सेट आपको मिलने वाला है मात्र और मात्र 99 रुपये की फीस के अंदर है। और इस कंप्लीट मास्टर PDF सेट के अलावा आपको पूरे 15 प्रैक्टिस सेट भी बिल्कुल फ्री के अंदर दिए जाएंगे।
और यदि आप एग्जाम से पहले इन 15 प्रैक्टिस सेट को अच्छे से लगा लेते हैं तो आपको ये पता चल जाएगा कि रेलवे ग्रुप डी एग्जाम के अंदर किस लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और आपके पास जितना भी समय बचा हुआ है उस बचे हुए समय के अंदर आप एक बार इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट को आप सरसरी निगाहों से जरूर देख लेना, क्योंकि आपके एग्जाम में ज़्यादातर क्वेश्चन इसी मास्टर पीडीएफ सेट से आपको देखने को मिलेंगे और सभी क्वेश्चन आपको फुल सॉल्यूशन के साथ में मिलने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्न विकल्पों में से असंगत विकल्प का चयन करें। यानी कि इस तीसरे प्रश्न के अंदर हमसे पूछा गया है कि इन चारों विकल्पों में से असंगत विकल्प कौन सा है। तो इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते हैं फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे, तो वो देखिए इस टाइप के प्रश्न के अंदर हमें असंगत विकल्प का चयन करने के लिए क्या करना है, सबसे पहले चारों विकल्पों को हमें ध्यान से देखना है और इन चारों विकल्पों में से 3 विकल्प तो क्या होंगे, किसी न किसी प्रकार से समान होंगे और इन 3 के अलावा एक विकल्प क्या होगा, अलग या फिर असंगत होगा। और उस अलग या असंगत विकल्प का हमें क्या करना है, चयन करना है। कैसे, तो ध्यान से देखिए इस टाइप के प्रश्न को सोल्व करने के लिए करीब 3 से 4 प्रकार के लॉजिक लगते हैं। यानी कि हमें क्या करना है, इस टाइप के प्रश्न के अंदर सबसे पहले या तो हमें संख्याओं के अंदर स्क्वायर या क्यूब देखना है, या फिर संख्याओं को जोड़कर देखना है, या फिर घटाकर देखना है, या फिर गुणा करके देखना है। तो यहाँ पर देखिए मेरे भाई, यहाँ पर हम देखते हैं सबसे पहले ऑप्शन ए को। ऑप्शन ए के अंदर हमें संख्या दी गई है 654। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 654 के अंदर यहाँ पर सबसे पहले 6 से 5 बनेगा कैसे, -1 करने से, और 5 से 4 बनेगा कैसे, -1 करने से। यानी कि सबसे पहले 6 में से 1 चला जाएगा, कितना बचेगा 5, 5 में से 1 चला जाएगा, कितना बचेगा 4, यानी कि यहाँ पर हुआ है -1। इसी प्रकार से हम देखेंगे ऑप्शन बी के अंदर। ठीक है, ऑप्शन बी के अंदर संख्या दी गई है 876। तो मेरे भाई ध्यान से देखिए 876 के अंदर 8 से 7 बनेगा कैसे, -1 करने पर, और 7 से 6 बनेगा -1 करने पर। यानी कि 8 में से 1 चला जाएगा 7 बचेगा, 7 में से 1 चला जाएगा तो 6 बचेगा। यानी कि यहाँ पर भी क्या हुआ है, -1 हुआ है। अब इसी प्रकार से हम देखेंगे ऑप्शन सी को। तो ऑप्शन सी के अंदर भी आप ध्यान से देखिए, ऑप्शन सी के अंदर हमें संख्या दी गई है 345 है। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए 345 के अंदर 3 से 4 बनेगा कैसे, +1 करने से, 4 से 5 बनेगा कैसे, +1 करने से। यानी कि 3 के अंदर +1 कर देंगे तो बन जाएगा 4, 4 के अंदर +1 कर देंगे तो बन जाएगा 5। यानी कि यहाँ पर क्या हुआ है, +1 हुआ है। अब इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, ऑप्शन डी को भी देखेंगे। ऑप्शन डी के अंदर हमें संख्या दी गई है 321 है। तो 321 के अंदर यहाँ पर देखिए 3 से 2 बनेगा कैसे, -1 करने से, और 2 से 1 बनेगा कैसे, -1 करने से। यानी कि 3 में से 1 चला जाएगा तो 2 बन जाएगा, 2 में से 1 चला जाएगा तो 1 बन जाएगा। यानी कि यहाँ पर ध्यान से देखिए, यानी कि ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन डी, इन तीनों विकल्प के अंदर तो क्या हो रहा है, -1 हो रहा है, जबकि ऑप्शन सी के अंदर क्या हो रहा है, +1 हो रहा है। तो ए, बी, सी और डी ये तीनों तो क्या है, समान है, और जो ऑप्शन सी है ये क्या है, असंगत या फिर अलग है। हमसे पूछा गया था कि असंगत विकल्प का चयन करें, तो असंगत विकल्प हो जाएगा ऑप्शन सी। तो उम्मीद करता हूं कि ये तीसरा प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो आप फटाफट से सोल्व कर लेंगे। और मेरे भाई याद रखना, आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम की प्रत्येक शिफ्ट के अंदर इस टाइप के लगभग 2 से 3 प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है आप सभी के सामने, यदि WATCH को JEVCY कोडित किया जाता है तो उसी प्रकार CLOCK को कोडित कीजिए। यानी कि यह चौथा प्रश्न आप सभी के सामने कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित प्रश्न दिया गया है। तो मेरे भाई इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते ही फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे, तो वो देखिए आपको जब भी एग्जाम के अंदर कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित प्रश्न दिया जाए तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको यहाँ पर पता करना है कि WATCH को यहाँ पर JEVCY कैसे लिखा गया है। फिर उसी प्रकार से हम यहाँ पर बताएंगे कि CLOCK को कैसे लिखा जाएगा। तो किस प्रकार से सोल्व किया गया है, तो वो यहाँ पर आप देखिए ध्यान से मेरे भाई, यहाँ पर ध्यान से देखिए। सबसे पहले यहाँ पर हमें दिया गया है WATCH
CH, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ WATCH। और इसको क्या लिखा गया है, तो इसको यहाँ पर लिखा गया है JEVCY। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपके सामने जितने भी अल्फाबेट लेटर दिए गए हैं उन सभी का आपको कर लेना है नंबरिंग है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले W आता है कितने नंबर पर है, तो आप सभी को पता है W आता है 23 नंबर पर है। W के बाद में है A आता है 1 नंबर पर है। A के बाद में है T आता है 20 नंबर पर है। T के बाद में है C आता है 3 नंबर पर है। C के बाद में है H आता है 8 नंबर पर है। इसी प्रकार से आगे देखिए मेरे भाई, यहाँ पर देखिए आगे दिया गया है J आता है 10 नंबर पर है। J के बाद में है E आता है 5 नंबर पर है। E के बाद में क्या है V आता है कितने नंबर पर, 22 नंबर पर है। उसके बाद में क्या है C आता है 3 नंबर पर है। C के बाद में है Y आता है 25 नंबर पर है। अब यहाँ पर इसको सोल्व किया गया है कैसे, ध्यान से देखिए। यहाँ पर देखिए इसका लास्ट का लेटर H और इसका पहला लेटर, इसको ध्यान से देखिए। 8 से कितना बन रहा है 10 से, 8 से 10 कैसे बनेगा, तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, यदि हम 8 में क्या कर दें +2 कर दें, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ मेरे भाई, ध्यान से देखिए, यदि हम 8 में क्या कर दें +2 कर दें तो 8 और 2 मिलकर बन जाएगा 10। इसी प्रकार से यहाँ पर देखिए C है यानी कि 3 नंबर पर आता है, 3 से बन रहा है 5, यानी कि यहाँ पर पीछे से चल रहा है और आगे वाला लेटर लिख रहा है, यानी कि 3 से 5 बन रहा है, तो यहाँ पर भी क्या हुआ है +2। उसके बाद में यहाँ पर देखिए T आता है 20 नंबर पर और T से यहाँ पर लिखा गया है V, यानी कि 20 से लिखा गया है 22, तो यहाँ पर भी 20 से 22 बनेगा कैसे, +2 करने से। उसके बाद में आप आगे देखिए, यहाँ पर देखिए A आता है 1 नंबर पर और यहाँ पर A से लिखा गया है C आता है 3 नंबर पर है, तो 1 से 3 कैसे बनेगा, तो यहाँ पर भी देखिए 1 के अंदर +2 कर देंगे, तो 1 के अंदर +2 करेंगे तो बन जाएगा 3। अब इसी प्रकार से देखिए W आता है 23 नंबर पर और W से लिखा गया है Y, यानी कि 23 से लिखा गया है 25, 23 से 25 कैसे बनेगा, तो यहाँ पर भी यदि हम 23 में क्या कर दें +2 कर दें तो 23 और 2 मिलकर बन जाएगा 25। यानी कि इन सभी अल्फाबेट लेटर के अंदर क्या किया गया है, +2 करके ये वाले सभी लेटर लिखे गए हैं। अब इसी प्रकार से आपसे पूछा गया है कि क्लॉक को कैसे कोडित करेंगे, तो मेरे भाई सभी के अंदर हम क्या करेंगे +2 करके आने वाले लेटर लिखेंगे। उससे पहले एक बार इन सभी को यहाँ से हटा देते हैं ताकि आपको समझने में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। मेरे भाई यहाँ पर आप ध्यान से समझिए, और कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित प्रश्न आपके एग्जाम के अंदर है लगभग 2 से 3 हर शिफ्ट के अंदर पूछे जाते हैं। और क्लास के अंदर आपको एंड तक बने रहना है, क्योंकि हम क्लास के अंदर आपको वही क्वेश्चन करवाएंगे जो क्वेश्चन आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2026 के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, इन सभी अल्फाबेट लेटर का करेंगे नंबरिंग। तो पहला लेटर है C आता है 3 नंबर पर है। उसके बाद में है L आता है कितने नंबर पर, 12 नंबर पर है। L के बाद में है O आता है 15 नंबर पर है। O के बाद में है C आता है 3 नंबर पर है। और C के बाद में है K आता है 11 नंबर पर है। अब यहाँ पर देखिए सभी के अंदर हम क्या करेंगे +2 करेंगे, तो वहाँ यहाँ पर क्या किया गया था, लास्ट से किया गया था, यानी कि सबसे पहले हम K से लिखेंगे, यानी कि K से लिखेंगे। तो यहाँ पर देखिए K आता है 11 नंबर पर, 11 के अंदर +2 करेंगे तो 11 और 2 मिलकर बन जाएगा 13। 13 नंबर पर क्या आता है, M आता है। ठीक है मेरे भाई, यानी कि 13 नंबर पर M आता है, तो यहाँ पर M भरेंगे। उसके बाद में आप आगे देखिए, यहाँ पर देखिए उसके बाद में क्या है, C आता है 3 नंबर पर, C के अंदर भी +2 करेंगे तो मतलब 3 और 2 मिलकर बन जाएगा 5। 5 नंबर पर क्या आता है, E आता है, तो यहाँ पर भरेंगे E। उसके बाद में क्या है, यहाँ पर देखिए ध्यान से, यहाँ पर है 15, 15 के अंदर भी +2 करेंगे तो 15 और 2 मिलकर बन जाएगा 17। 17 नंबर पर कौन सा अल्फाबेट लेटर आता है, 17 नंबर पर आता है Q, तो यहाँ पर भरेंगे Q। उसके बाद में क्या है 12, 12 के अंदर भी +2 करेंगे तो 12 और 2 मिलकर बन जाएगा 14। 14 नंबर पर कौन सा अल्फाबेट लेटर आता है, आप सभी को पता है 14 नंबर पर आता है N, तो यहाँ पर लिखेंगे N। अब इसी प्रकार से क्या है, C आता है 3 नंबर पर, C के अंदर यानी कि 3 के अंदर भी +2 करेंगे, 3 और 2 मिलकर बन जाएगा 5। 5 नंबर पर अल्फाबेट लेटर आता है E, तो यहाँ पर भरेंगे E, यानी कि CLOCK को कोडित किया जाएगा किस प्रकार से, तो यहाँ पर देखिए इसका कोड बन जाएगा MEQNE। अब हमें देखना है कि ये सभी अल्फाबेट लेटर किसी ऑप्शन में दिए गए हैं, तो हाँ सर MEQNE ये सभी अल्फाबेट लेटर में दिए गए हैं, ऑप्शन है बी के अंदर है। तो चौथे प्रश्न के अंदर ऑप्शन बी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो आप फटाफट से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं।
पांचवा प्रश्न है आप सभी के सामने, यदि होटल को 60 कोडित किया है तो उसी प्रकार रूम को कोडित कीजिए। मेरे भाई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। तो इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते ही फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे, तो वो देखिए। देखिए मैंने अभी आपको बताया था कि आपके एग्जाम के अंदर कोडिंग डिकोडिंग से लगभग 2 से 3 प्रश्न प्रत्येक शिफ्ट के अंदर पूछे जाते हैं। तो इस टाइप के प्रश्न को आप कैसे सोल्व करेंगे, तो वो देखिए। यहाँ पर आप ध्यान से समझिए किस प्रकार से सोल्व करना है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर पता करना है कि होटल को यहाँ पर 60 कैसे लिखा है, यानी कि जिस प्रकार से होटल को यहाँ पर 60 लिखा है उसी प्रकार से फिर हम यहाँ पर बताएंगे कि रूम को क्या लिखा जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, जब भी आपको कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित प्रश्न को सोल्व करना है तो सबसे पहले आपके सामने जो भी शब्द दिया गया है और उस शब्द के अंदर जितने भी अल्फाबेट लेटर दिए गए हैं उन सभी का आपको कर लेना है नंबरिंग। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, हमें एक शब्द दिया गया है होटल, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ HOTLE, ठीक है। और इसको क्या लिखा गया है, तो इसको लिखा गया है 60। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन सभी अल्फाबेट लेटर का करेंगे नंबरिंग। तो ध्यान से देखिए, H आता है 8 नंबर पर है, उसके बाद में है O आता है 15 नंबर पर है, O के बाद में है T आता है 20 नंबर पर है, T के बाद में है E आता है 5 नंबर पर है, E के बाद में है L आता है 12 नंबर पर है। अब यहाँ पर इन सभी संख्याओं को आपस में क्या करें कि यहाँ पर 60 आ जाए। तो यहाँ पर क्या किया गया है, ध्यान से देखिए, यहाँ पर इन सभी अंकों को क्या किया गया है, आपस में जोड़ा गया है। यानी कि यहाँ पर देखिए 8 और 15 मिलकर बन जाएगा 23, 23 और 20 मिलकर बन जाएगा 43, 43 और 5 मिलकर बन जाएगा 48, 48 और 12 मिलकर बन जाएगा 60। यानी कि होटल शब्द के अंदर जितने भी लेटर दिए गए हैं उन सभी का नंबरिंग करके उन सभी नंबर्स को आपस के अंदर जोड़कर यहाँ पर लिखा गया है 60। अब इसी प्रकार से हम आसानी से बता सकते हैं कि रूम को क्या लिखा जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो रूम के सभी लेटर का क्या करेंगे, नंबरिंग करेंगे। तो मेरे भाई आप यहाँ पर ध्यान से देखिए, एक बार मैं इसको थोड़ा सा यहाँ से हटा देता हूँ ताकि आपको समझने में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, अब यहाँ पर क्या बोला गया है, इनका नंबरिंग करेंगे। आर आता है कितने नंबर पर, 18 नंबर पर है। उसके बाद में क्या है, ओ आता है 15 नंबर पर, डबल ओ है तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, 2 बार 15 लिखेंगे। उसके बाद में क्या है, एम आता है कितने नंबर पर, 13 नंबर पर है। अब इन सभी को हम आपस में क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे। तो यहाँ पर देखिए 18 और 15 मिलकर बन जाएगा कितना मेरे भाई, यहाँ पर 18 और 15 मिलकर बन जाएगा 33, 33 और 15 मिलकर बन जाएगा 48, 48 और 13 मिलकर बन जाएगा 61। यानी कि रूम का कोड होगा 61। अब हमें देखना है कि 61 किसी ऑप्शन में दिया गया है, तो हाँ सर 61 में दिया गया है, ऑप्शन है बी के अंदर है। तो पांचवें प्रश्न के अंदर ऑप्शन बी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो फटाफट से सोल्व कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। छठा प्रश्न है आप सभी के सामने, कौन सा धातु विद्युत का सर्वोत्तम चालक है। या फिर देखिए, इसी प्रश्न को एग्जाम के अंदर घुमाकर ऐसे भी पूछ लिया जाता है। प्रश्न पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से विद्युत का सबसे अच्छा चालक धातु कौन सा है। तो राइट आंसर हो जाएगा इन चारों में से सभी का ऑप्शन है ए, चांदी विद्युत का सबसे अच्छा चालक धातु है। तो छठे प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। और मेरे भाई ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, चाहे तो आप इस प्रश्न को अपनी नोटबुक के अंदर आप नोट भी कर सकते हैं या फिर आप इस प्रश्न का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। सातवां प्रश्न है आप सभी के सामने, भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना था। ऑप्शन ए वर्ष 1945 में, ऑप्शन बी वर्ष 1947 में, ऑप्शन सी है वर्ष 1949 में और ऑप्शन डी है वर्ष 1951 में। तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर है क्या होगा। आप सभी से पूछा गया है कि भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना था। तो यहाँ पर देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बना था वर्ष 1945 में। तो सातवें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। आठवां प्रश्न है आप सभी के सामने, नेशनल वुड फॉसिल पार्क कहाँ पर स्थित है। मेरे भाई इस प्रश्न पर आप स्टार जरूर लगा लेना,
क्योंकि ये प्रश्न इस बार एग्जाम के अंदर 100% पूछा जाएगा, क्योंकि ये प्रश्न आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 2018 और 2022 के अंदर पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न पूछा गया था कि नेशनल वुड फॉसिल पार्क कहाँ पर स्थित है। तो इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, नेशनल वुड फॉसिल पार्क स्थित है जैसलमेर में। तो 8वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 9वां प्रश्न है आप सभी के सामने। भारत छोड़ो आंदोलन के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए जेबी कृपलानी, ऑप्शन बी है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी है मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद और ऑप्शन डी है सुभाष चंद्र बोस। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। तो 9वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 10वां प्रश्न है आप सभी के सामने। आत्मसम्मान आंदोलन के जनक कौन हैं? तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, आत्मसम्मान आंदोलन के जनक है रामास्वामी नायकर। तो 10वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। और मेरे भाई यहाँ पर देखिए, यदि ये क्लास आपको पसंद आ रही है तो जल्दी से एक बार इस क्लास को लाइक कर दीजिए, और यदि आप हमारे इस YouTube चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो इस YouTube चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसी शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 11वां प्रश्न है आप सभी के सामने। भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर कहाँ है? ऑप्शन ए है कोलकाता में, ऑप्शन बी है पटना में, ऑप्शन सी है मुंबई में और ऑप्शन डी है मद्रास में। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर है कोलकाता में। तो 11वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 12वां प्रश्न है आप सभी के सामने। भारत की सीमा सबसे ज़्यादा किस देश से लगती है? मेरे भाई मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये, तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर है क्या होगा। आप सभी से पूछा गया है कि भारत की सीमा सबसे ज़्यादा किस देश से लगती है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी, भारत की सीमा सबसे ज़्यादा लगती है बांग्लादेश से। तो 12वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 13वां प्रश्न है आप सभी के सामने। निकोबार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? मेरे भाई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, और इस प्रश्न पर आप स्टार जरूर लगा लेना, क्योंकि ये प्रश्न इस बार एग्जाम के अंदर 100% पूछा जाएगा। प्रश्न पूछा जाएगा कि निकोबार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, निकोबार की सबसे ऊंची चोटी है माउंट धुलियर है। तो 13वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। और मेरे भाई इसी के साथ में देखिए आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना है। यदि आप पहली बार के अंदर रेलवे ग्रुप डी न्यू एग्जाम 2026 को क्रैक करना चाहते हैं तो हमने आपके रेलवे ग्रुप डी न्यू एग्जाम 2026 के लिए ऑल सब्जेक्ट के ऊपर लगभग 25,000 प्लस रामबाण क्वेश्चनों का मास्टर PDF सेट तैयार किया है। और जो भी अभ्यर्थी ये कंप्लीट मास्टर PDF सेट लेना चाहते हैं तो वो सभी अभ्यर्थी हमारे इस व्हाट्सअप नंबर पर कांटेक्ट करके इस कंप्लीट मास्टर PDF सेट को ले सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर है 7374826893। ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है। इस व्हाट्सअप नंबर पर आप कांटेक्ट करके इस कंप्लीट मास्टर PDF सेट को ले सकते हैं। और मेरे भाई इस कंप्लीट मास्टर PDF सेट की प्राइस हमने रखी है मात्र और मात्र 99 रुपये, यानी कि 99 रुपये की फीस के अंदर आपको ये कंप्लीट मास्टर PDF सेट मिलने वाला है। और इस कंप्लीट मास्टर PDF सेट के अलावा आपको पूरे 15 प्रैक्टिस सेट भी आपको बिल्कुल फ्री के अंदर मिलने वाले हैं। और यदि आप एग्जाम से पहले इन 15 प्रैक्टिस सेट को अच्छे से लगा लेते हैं
तो आपको ये पता चल जाएगा कि रेलवे ग्रुप डी एग्जाम के अंदर किस लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और आपके एग्जाम के मात्र 40 से 50 दिन शेष बचे हुए हैं, तो एग्जाम से पहले एक बार इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट को आप सरसरी निगाहों से जरूर देख लेना, क्योंकि आपके एग्जाम में ज़्यादातर क्वेश्चन इसी मास्टर पीडीएफ सेट से आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 14वां प्रश्न है आप सभी के सामने, राज्यपाल की विधायी शक्ति किस अनुच्छेद के तहत प्रदान किया गया है? या फिर देखिए इसी प्रश्न को एग्जाम के अंदर घुमाकर ऐसे भी पूछ लिया जाता है। प्रश्न पूछा जाता है कि राज्यपाल की विधायी शक्ति किस अनुच्छेद के तहत प्रदान की गई है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। राज्यपाल की विधायी शक्ति भारतीय संविधान के अनुच्छेद 174 के तहत प्रदान की गई है। तो 14वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 15वां प्रश्न है आप सभी के सामने, लंदन का वेम्बले स्टेडियम किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन ए क्रिकेट खेल से, ऑप्शन बी है फुटबॉल खेल से, ऑप्शन सी है हॉकी खेल से और ऑप्शन डी है बेसबॉल खेल से। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। लंदन का वेम्बले स्टेडियम फुटबॉल खेल से संबंधित है। तो 15वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। और मेरे भाई यहाँ पर देखिए यहीं से एक प्रश्न और बनता है और इस प्रश्न का आंसर आप सभी को कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बताना है। आप सभी को बताना है कि हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है। ठीक है, तो इस क्लास के अंदर इतना ही। फिर मिलते हैं ऐसे ही बेहतरीन और शानदार क्वेश्चनों के साथ शाम को 8:30 बजे। ठीक है।